बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। खबर दिन भर देखना शुरू कर चुके हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर और कांकेर में सुरक्षा बलों ने दो अलग अलग ऑपरेशंस में 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है कि मोदी सरकार नक्सलवादियों के खिलाफ रूथलेस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। शाह ने साफ किया है कि सरकार ने समर्पण के साथ समावेश तक के तमाम रास्ते खोले, लेकिन जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। अमित शाह ने यह भी ऐलान कर दिया कि अगले साल 31 मार्च तक देश पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या सच में नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर है या सिर्फ ये चुनावी बयानबाजी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में मंडलीय विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विकास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और कानून व्यवस्था पर सख्ती बरतने को कहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों से भी फीडबैक लिया है और जनता की समस्याओं के समाधान पर जोर दिया है। ये युवा ऊर्जा है, इसको अवसर मिलना चाहिए। सरकार को उसका संबल बनना चाहिए। होली का आयोजन उत्तर प्रदेश में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जो लोग हमारे महाकुंभ को बदनाम कर रहे थे, उनके राज्यों में व्यापक हिंसा हो रही थी। उनसे संभले नहीं संभल पा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरा आयोजन संपन्न हुआ। और होली के ठीक पहले डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 60,244 युवाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती करके उनका परिणाम भी घोषित किया है। आप याद करिए, इस 60,244 में से 12,000 से अधिक केवल बेटियां हैं। 12,000 से अधिक बेटियां भर्ती हुई हैं। यहां पे एक भर्ती में 12,000 बेटियां भर्ती हो जाती हैं। 2017 के पहले जब मैंने उत्तर प्रदेश में पदभार संभाला था और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में मैंने पूछा था कि वे कितनी महिलाएं कार्य कर रही हैं, कुल संख्या थी मात्र 10,000। 10,000। बहनों और भाइयों, इसके उपरांत हम लोगों ने तय किया कि अब जो भी भर्ती होगी उस भर्ती में कम से कम 20% हम बालिकाओं को भरेंगे। 1,56,000 भर्ती की प्रक्रिया पहले पूरी कर दी थी, पहले कर दी गई है। इसमें हम लोगों ने बेटियों को भरा है। कम से कम 25,000 बेटियां इसमें भरी गई और 12,000 की नई नियुक्तियां इसमें हुई, जो 60,244 भर्ती के परिणाम अभी निकाले हैं। 7.5 लाख भर्ती हम पहले ही, 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हम पहले ही कर चुके हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारी के साथ साथ बहुत सारे युवा होते हैं जो स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं, स्वयं का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। उनके लिए भी नए अवसर प्राप्त हो, इसके लिए सरकार ने पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान देने का काम किया। जो भी देश अपने हस्तशिल्पी को, अपने कारीगरों को, अपने युवाओं को, अपने अन्नदाताओं को सम्मान देता है, वही समृद्धि के शिखर पर पहुंचता है। आज उत्तर प्रदेश, जो पहले बीमारू राज्य माना जाता था, युवाओं के सामने पहचान का संकट था, आज यही उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं है, अब समृद्ध राज्य है। समृद्ध राज्य, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। गोंडा के लिए भी हम लोगों ने एक बाईपास स्वीकृत कर दिया है। बहराइच के लिए भी स्वीकृत कर दिया है।
पैसा नहीं होता तो क्या यहाँ मेडिकल कॉलेज बन पाता? पैसा नहीं होता तो क्या एग्रीकल्चर कॉलेज बन पाता? पैसा नहीं होता तो क्या है यहां पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बन पाता? पैसा नहीं होता तो ये कनेक्टिविटी 2017 के पहले गोंडा से लखनऊ की दूरी तय करने में 3.5 घंटे लगते थे, आज ये 1.25 घंटे में दूरी तय हो सकती है। गोंडा से देवीपाटन मंदिर में अक्सर जाता था और जब भी मैं जाता था मुझे 2 घंटे लगते थे, 2 से 2.5 घंटे लगते थे। और एक बार तो सड़क इतनी खराब थी कि मुझे 3.5 घंटे लगे थे, तो मैंने फिर इस रास्ते जाना ही छोड़ दिया था। इस 17 के पहले की स्थिति थी। और 17 के बाद मैं गत वर्ष जब गोंडा आया था, मुझे बाई रोड यहां से देवीपाटन जाना पड़ा था। 45 मिनट में मैं देवीपाटन पहुंचा था। बढ़ते हैं आगे। बिहार विधानसभा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सीएम नीतीश ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि हर मामले की सख्त जांच होगी। हंगामा जारी रहा तो नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को उनके शासनकाल की याद दिला दी, जिससे सदन का माहौल गर्मा गया। आग्रह करूंगा कि कृपा करके बैठ जाइए और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा है, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ है। और आप समझ लीजिए, एक एक चीज के बारे में हम लोग जानकारी सुनिए, आप सुन लीजिए, बैठिए और अपना चीज जान लीजिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया, बेटे अरे बैठो ना, काहे ना बोल रहे हो। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बजाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बैठिए, यहाँ पर सारी चीज है। और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है, और अब ये हो रहा 19 साल से सारा काम हो रहा, तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जनता लोग तो बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं, किसी को बचाए नहीं है। कितना ज्यादा होता था, कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था, क्या कोई काम किया? इसीलिए तो हम बनाए थे, और 3 साल के बाद हम जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा, इसीलिए बीच में भी कर लिए और सबको किया गड़बड़। अब कभी इधर उधर नहीं जाइएगा, बैठिए, आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा। छोड़ा न छोड़ा कुछ ही मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए, कौन चीज है? अरे घर में क्या आदमी का ना हो रहा है, कोई मतलब है सबका, कोई लेन देन है? वहीं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि सुशासन का दावा करने वाली सरकार में हत्या, बलात्कार, चोरी जैसी वारदातें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सरकार इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है। होली के 2 दिनों में 22 हत्याओं का जिक्र करते हुए राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर तंज कसा। बलात्कार, अपहरण, मर्डर, चोरी आज दिन हो रहा है, सभी जिला में हो रहा है, सभी पूरे बिहार में हो रहा है। लेकिन सरकार संभालने के लिए सरकार के हिम्मत नहीं है। इसीलिए होली में भी 2 दिन में 22 मर्डर हुआ, 22 बेटियों के साथ भी बलात्कार हुआ। अपनी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, खाली कागज में खाता
कागज में लिखा पढ़ी हो रहा है कि हो रहा है हो रहा, कुछ कहीं नहीं हो रहा। पूरे बिहार में जंगल महाजंगल राज हो गया है। इधर भारतीय क्रिकेटर यजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा अब ऑफिशियल अलग हो चुके हैं। बांद्रा फैमिली कोर्ट ने आज इस तलाक को अंतिम रूप दे दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 समाज का आदेश दिया था। इसके बाद कोर्ट ने प्रक्रिया पूरी कर दी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली चहल की वकील नितिन गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। कोर्ट ने दोनों को अलग-अलग देखा है। खबरों के मुताबिक चहल ने धनश्री को एक बड़ी रकम एलिमेंट के रूप में दी है। यजवेंद्र चहल और धनश्री तलाक नहीं बोलेंगे, जाने दीजिए, जाने दो, जाने दो, वीडियो वाले जाने दो, वीडियो वाले जाने दीजिए। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हुए नजर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार हमेशा जनता के फायदे के लिए काम करती रही है, लेकिन अब ये नई सरकार विपक्ष को साथ लेकर चलने में नाकाम हो रही है। गहलोत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी को शासन का अनुभव नहीं है और उनके पास सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। 6 कांग्रेस नेताओं के सदन से निष्कासन को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है विपक्ष को जबरन दबाने की कोशिश की जा रही है। तय किया था विधायक दल ने, योगी जी ने, दुतासा जी ने, कि इनको मौका देना चाहिए। नई नए मुख्यमंत्री बने, पहली बार एमएलए बने, मुख्यमंत्री बना दिए गए, इनको मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। और कांग्रेस ने लगातार, आप देख लीजिए, लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है, कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया, बल्कि हमने अपनी बात कही जरूर है मीडिया के माध्यम से। इनको समझ जाना चाहिए कि हम जो कहना चाहते हैं वो इनके इंटरेस्ट के अंदर है, खुद के। गवर्नमेंट अगर अच्छी चलेगी, अच्छी गवर्नेंस होगी, तो फायदा किसको मिलेगा? पब्लिक को मिलेगा। हमारा ध्येय है कि पब्लिक को फायदा मिले, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, पक्ष विपक्ष मिलकर के ऐसे काम करें जिससे कि आम जनता को उसका लाभ मिले, विकास में कोई कमी नहीं रहे। ये हमारा ध्येय है लोकतंत्र के अंदर। अब ये इनके ऊपर निर्भर करता है कितना विपक्ष के साथ लेके चलते हैं। अभी दुतासा जी के मामले में देख लिया आपने, जो 6 लोगों को इन्होंने निष्कासित किया जिस रूप में बिहेव किया हमारे साथ में, धरना तक देना पड़ा यहाँ पर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मेन मुख्य विपक्षी दल के लोगों को धरना देना पड़े। यहाँ पर धरना शांतिपूर्वक दिया गया, तो जो उनका व्यवहार रहा मैं समझता हूँ तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि कहना चाहिए अगर ये चाहते, हमारे वक्त में कई बार निष्कासित हुए हैं,
एक दिन 2 दिन में भी हमने कोशिश की बुला के बात करें और निष्कासन समाप्त करें, हाउस चले पक्ष विपक्ष से। बिना विपक्ष के हाउस क्या चल सकता, बिना विपक्ष के पक्ष क्या है? सबको मालूम है कि बिना विपक्ष के लोकतंत्र में पक्ष कुछ नहीं होता है। पर जिस रूप में इन्होंने बिहेव किया, बिना विपक्ष के हाउस चला दिया, दोतासे जी को टाँगे बना करके बहस शुरू करवा दी गई। अगर इनमें साहस होता, नैतिक साहस, तो विपक्ष को बुलाते, निष्कासित समाप्त करते। उसके बाद में स्पीकर साहब को जो तकलीफ हुई थी उसको वो बहस करने की बात करते, उसमें बहस होती पक्ष विपक्ष की, इसमें बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थी। वो कुछ नहीं हुआ, एक तरफा बहस हो गई, आरोप लगा दिए गए, कोई मीडिया में खबर आ गई है, इसके मायने नहीं होता कि आप उसको लेकर के हाउस के अंदर ही उसको इश्यू बना दो। ये जो सब कुछ किया गया, मैं समझता हूँ ये अनुभव की कमी है। इनको गाइड करने वाला कोई है नहीं, इनके सलाहकार भी ऐसे ही लोग हैं। इस कारण से ये सब नौबत बनी है। अभी हम कहना चाहेंगे विपक्ष रचनात्मक सहयोग करेगा इनके साथ में। विपक्ष पूरी तरह चाहेगा कि प्रदेश के हित सर्वोपरि हमारे लिए है, उस रूप में विपक्ष साथ देना चाहेगा। ये मैं आपको कहना चाहूँगा इस मौके पर। जानते हो कि आप पार्टी हो चाहे विपक्ष बीजेपी हो, इनके अंदर लोकतंत्र में यकीन तो है नहीं। ये किसान आंदोलन देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है किसानों का, ये दुनिया का। क्या 2-2.5 साल तक किसान बैठे रहे सड़कों पर, आप सोच सकते हो क्या बीती होगी जब बैठे रहे वो रात दिन एक किया, क्या बीत रही होगी उनपे, उनके परिवार पर, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उसका एहसास सरकारों को नहीं रहा है। 1-1.5 साल बाद तो प्रधानमंत्री जी ने बात करके आंदोलन समाप्त किया, वादे किए, नहीं निभाया, वापस बैठ गए वो लोग। आज ही मैं कहना चाहूंगा किसान यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। और हम लोग कहते भी हैं कोई पार्टी हो किसान की बात करता है, तो असली उनके लिए मांगे पूरी कौन कर रहा है? आपने खुद ने कहा था हम एमएसपी को कानून का दर्जा देंगे। मोदी जी वो व्यक्ति हैं, जब मैं मुख्यमंत्री था तब वो बोला करते थे गुजरात से कि केंद्र सरकार को चाहिए, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, कि एमएसपी को कानून का दर्जा मिलना चाहिए। जब वो खुद प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बनते पहला काम उनका होना चाहिए था कि एमएसपी को कानून का दर्जा दे। उसको लेके सब ये आंदोलन हो रहे हैं। तो आप सबके सामने क्यों, किस रूप में उठाया गया, क्या बात की, मुझे इसकी जानकारी नहीं। राजस्थान विधानसभा में सवालों के जवाब देने के मामले में गुरुवार यानी कि आज एक बार फिर से भजनलाल सरकार के मंत्री उलझ गए। विपक्ष के संकल्प पत्र की घोषणा के क्रियान्वयन को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा गया। वहीं गर्भवती महिलाओं को देसी घी उपलब्ध कराने और समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद के वादों को लेकर दोनों पक्षों में नोकझोंक हो गई। घोषणाओं को पूरी करने को लेकर पूछे गए सवाल पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने कहा है कि अभी सरकार के पास 3.5 साल बाकी हैं, वादे जल्द पूरे करेंगे। समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद शुरू नहीं होने पर मंत्री संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। राज्य सरकार ने संकल्प पत्र 2023 में प्रत्येक गर्भवती महिला को 5 लीटर देसी घी उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, परंतु सरकार ने 2 बजट पेश करने के बावजूद आज तक एक भी महिला को 5 लीटर देसी घी उपलब्ध नहीं करवाया, जबकि गर्भवती महिलाओं व उनके बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि गर्भवती महिलाओं को 5 लीटर देसी घी किस तारीख तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जब आप कह रहे हैं कि 80% से ज्यादा घोषणाएं आपने पूरी कर दी है। डबल इंजन की सरकार है और गरीब महिलाओं को देसी घी का जो संकल्प पत्र में आपने वादा किया उनको आप नहीं दे पा रहे। इस पर मैं इस पर जवाब चाहिए कि किस तारीख तक आप दे देंगे। संकल्प पत्र के आधार पर पूछा है, इनका जवाब है कि देसी घी उपलब्ध कराने के संबंध में घोषणा की गई, जिसकी क्रियान्वित प्रक्रियाधीन है। एक भी जगह पर 5 किलो घी देने का जो इनके संकल्प पत्र का वादा था वो पूरा नहीं हो पा रहा। मैं इस पर जवाब ये चाहता हूं कि वो किस तारीख तक 5 किलो घी मिल जाएगा और इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बजट में क्या जो प्रावधान है वो वित्त विभाग को आपने भेज भी दिया कि नहीं भेज दिया, इसका इस पर जवाब सदन के सामने दे। जिले हैं टोंक, धौलपुर, बारां, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनू और जैसलमेर। इनमें बीपीएल के परिवार और फर्स्ट डिलीवरी में 4 से 6 महीने 3 लीटर जो है उनको घी दिया जाता है और डिलीवरी के पश्चात 2 लीटर।
इसके अलावा जो दूसरे जिले हैं जहां पर बीपीएल, आस्था कार्ड, सहरिया परिवार, कथौली जनजाति, इनके जो है इनको डिलीवरी के पश्चात इनको सरस का कूपन देकर 5 लीटर घी इनको दिया जाता है। घी तो दिया ही जा रहा है, मैंने दूसरे जिलों का भी बोला, इनका भी बोला। अभी 3.5 सरकार के भी और बचे हुए हैं, तो उसके अंदर जो है 5 लीटर घी हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को हम दें। इधर दिल्ली में डीएम के सांसद कनिमोझी ने परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हम हर दिन इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी इससे लगातार उठा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमें संसद में इस पर चर्चा नहीं करने दे रही है। कनिमोझी ने स्पष्ट किया है कि डीएमके निष्पक्ष परिसीमन चाहती है और इसके लिए उन्होंने 22 मार्च को चेन्नई में सभी दलों की बैठक बुलाई है। अब देखना होगा इस पर केंद्र सरकार का क्या रुख होता है। Leader, the Tamil Nadu Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, has been raising this concern about delimitation and about how states which have controlled their population might get affected and they will be wronged. So we want a fair delimitation and we want the union government to clarify what they mean by pro rata delimitation. Actually, we want a clarification on that. They have only confused us. They have not clarified anything about it. So we've been asking for clarification, and we've been asking for a discussion in Parliament, which obviously you know that they haven't allowed us or even raised that issue in Parliament. Our leader has called for a all-party leaders meeting. He's invited leaders from across the country to Chennai on the 22nd, and many leaders have accepted to come, and also there is going to be a discussion about how to face this, how to deal with it, and what is the solution, which will be a win-win situation for everybody. Also meeting with a different CM from India Alliance? Yes, we've been meeting with the different CMs, and we've invited them on behalf of our Chief Minister, and many of them have agreed to come for the meeting in Chennai on 22nd, held by the Chief Minister. झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर से सियासी तकरार का कारण बन गया है। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सरकार अवैध प्रवासियों को बसने की छूट देकर राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। सवाल उठ रहे हैं कि 2011 की जनगणना के मुताबिक मुस्लिम आबादी 14.5% थी, लेकिन 2024 में ये कितनी हो गई? क्या सरकार के पास कोई ताज़ा डेटा है? साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका जैसे इलाकों में तेजी से बदलाव की बात कही जा रही है, लेकिन प्रशासन के पास कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं। हमारी सरकार विकास कर रही है। एनआरसी, बांग्लादेश, ये तो पुराना मामला हो गया। कितना गाली देंगे? बाबूलाल जी को मैं चुनौती देता हूं, मैं राजनीतिक से इस्तीफा ले लूंगा अगर एक भी बांग्लादेश झारखंड में दिखा दे। वो बेवजह झारखंड को बदनाम किया गया, अल्पसंख्यक समाज को बदनाम किया गया, हमारे मुसलमान समाज को बदनाम किया गया। हमारे बच्चे लोग हमको कोसते हैं कि पापा हम स्कूल जाते हैं तो हमको बच्चे लोग बोलते हैं कि बांग्लादेशी आ गया। ये समाज को घृणित करने का काम इन लोगों ने किया। समाज इसको कभी माफ नहीं करेगी। बांग्लादेशी बोलते बोलते बताइए हम लोग सरकार में आ गए। कितना बांग्लादेशी बोलना है? बोलिए। मैं तो बाबूलाल जी को कहूंगा आप चले जाइए ना, अमित शाह जी के सामने बोलिए। आप बांग्लादेशी बोले जाके अमित शाह जी को क्या बोलते हैं वो? ये लैप्सेस आपका है। उनसे सेटिस्फाइड होंगे, उनसे पूछिए, उसी ढंग से हम लोग सेटिस्फाइड कर देंगे उन्हीं के मुताबिक कि भाई हम लोग क्या है, वो क्या है, सब अपने को इनको निकाल दिया गया होगा। अभी तो नहीं है, पुष्टि हुआ होगा, खाली हो गए होंगे, अभी मालूम नहीं। कहते कहते तो रिजल्ट पब्लिक दे दिया भैया, और मत बोलवाइए। मुद्दा नहीं है, बजट सेशन है, काम का मुद्दा था, वो काम पे बात करना चाहिए। कोई दिक्कत हो रहा है जो छोड़ दिए तो वो लोग 160 बूथ में राजनीति की, हमको 383 बूथ प्लीज करने दीजिए और आप लोग भी कॉपरेट कीजिए। ये मैंने ऐसा कोई पहली बात तो ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा नहीं है, और भाजपा को जो है अभी सदन में भी मौका है, बताएं कहाँ क्या है। लेकिन जिन कामों को वो लोग करते रहे हैं उनके खिलाफ जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। वो अपना किया हुआ हम लोगों पर थोपने का प्रयास करेंगे तो नहीं। हम लोग की सरकार इस बात का विशेष ध्यान रख रही है कि निचले स्तर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, जहां भी भ्रष्टाचार की कहीं बू है, लोगों पर कार्रवाई हो रहा है, लोग की गिरफ्तारियां हो रही है, सजा हो रही है। तो ये सब अनर्गल सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। एक बूथ पर अगर 500 अगर 5 साल के अंदर में अगर वोटर बढ़ जाते हैं तो उसको बांग्लादेशी नहीं बोलिएगा।
क्या बाहरी लोग नहीं है? उस दिन तो आदरणीय नेता बाबूलाल जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, बाहरी किसको मानते हैं? वही बांग्लादेशी को। जो 35 मुखिया बने हैं वो ट्राइबल समाज के महिला मुखिया बनी हैं, पर उनके हस्बैंड का नाम शकूर, रहमत, अलाउद्दीन ये है। बिल्कुल बांग्लादेशी है। नहीं, एनआरसी से क्यों भाग रही है सरकार? उस दिन डेमोग्राफी रांची का तो बदला कि नहीं बदला, पर हम ये कह सकते हैं संथाल का बदल गया। बांग्लादेशी खोजना है कि वहाँ जाइएगा तो कहीं ढेला चला दीजिएगा तो कोनो बांग्लादेशी के कपार पर लग जाएगा। ट्राइबल तब वहाँ रहिए नहीं गए, अब जो है बांग्लादेशी है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।